Hello everyone, here I am Ishu Yadav, and now we begin our next chapter of breathing and exchange of gases. So let's begin. एज हम लोग पढ़ चुके हैं कि ऑक्सीजन को ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज करेगा क्या ब्रेक करने के लिए न्यूट्रिएंट्स को, जैसे ग्लूकोज वो जो लेता है ताकि एनर्जी मिल सके, ताकि हम लोग बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ पूरे दिन में परफॉर्म करते हैं वो परफॉर्म करी जा सकें। अभी क्या होता है कि ऑक्सीडेशन होता है जिसके लिए, है ना, ग्लूकोज का, ताकि एनर्जी रिलीज हो सके। उस प्रोसेस के ड्यूरिंग CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है, हार्मफुल गैस, वो भी रिलीज़ होती है। तो ये हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि ऑक्सीजन लगातार हम लोग प्रोवाइड कराते रहें हमारी सेल्स को, और CO2 जो प्रोड्यूस हो रही है वो लगातार हमारी बॉडी से रिलीज़ आउट होती रखे, ताकि हमारी बॉडी को कोई हार्म ना हो। इस प्रोसेस को एटमॉस्फेयर से लेना गैस को, और CO2 जो सेल्स प्रोड्यूस कर रही है उसको बाहर भेजना, उसको ब्रीथिंग कह रहे हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू NCERT। एंड कॉमनली इसी को रेस्पिरेशन कह देते हैं। मेजरली ब्रीथिंग इज ओनली इनटेक एंड एक्सहेलेशन ऑफ द गैसेस, नॉट द मैकेनिज्म, है ना, ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ द ग्लूकोज इज कंसिडर्ड अंडर ब्रीथिंग। बट NCERT कह रही है तो हम लोग मान लेंगे कि हाँ, ब्रीथिंग इसके अंडर आ जाता है। एग्जाम में कभी आ जाए, यू शुड नॉट बी, है ना, कन्फ्यूज कि हाँ इसका आंसर क्या होगा। तो आप अपना हाथ अगर चेस्ट पे रखेंगे, आपको फील होगा कि आपका चेस्ट ऊपर नीचे हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज हम लोग मैकेनिज्म आज पढ़ेंगे। मैं पूरा मैकेनिज्म यहाँ तो नहीं बताऊँगा, हम लोग उसको आगे डिस्कस करेंगे, है ना। तो व्हाट डू वी डिस्कस नेक्स्ट? रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में आप देखेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स के लिए उनके हैबिटेट और उनके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड करता है ना। अब जैसे कि स्पंजेस हैं, स्पंजेस जो कि मल्टी सेलुलर होते हैं, मतलब टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। सीलेंट रेट भी है। फ्लैटवर्म जिनमें ऑर्गन लेवल का है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन आपको जनरली सरफेस से ही हो जाएगा, है ना, सिंपल डिफ्यूजन से हो जाएगा, उनकी बॉडी सरफेस से हो जाएगा। अर्थवर्म के पास मॉइस्ट क्यूटिकल होती है उसके पास, और इंसेक्ट के पास नेटवर्क ऑफ ट्यूब, ट्रैकियल ट्यूब्स होते हैं, जिसके थ्रू जो आपके इंसेक्ट्स हैं वो रेस्पायर करते हैं। स्पेशल वेस्कुलराइज्ड बैग, जिनको हम लोग गिल्स कह रहे हैं, वो हमारे एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क। तो मोलस्क और एक्वेटिक आर्थ्रोपोड हमारे क्या यूज़ करते हैं? गिल्स है, जो कि स्पेशल वेस्कुलराइज्ड बैग है। और इसके अलावा वेस्कुलराइज्ड बैग जिन्हें हम लोग लंग्स कह रहे हैं, वो कौन यूज़ करता है? वो हम लोग यूज़ करते हैं टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स, जो हम लोग टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स हैं। इन वर्टिब्रेट के अंदर देखें तो फिशेस गिल्स यूज़ कर रही हैं, रेप्टाइल बर्ड मैमल लंग्स यूज़ कर रहे हैं, रेप्टाइल्स बर्ड्स मैमल। एम्फीबियंस तो भाई जैसे कि फ्रॉग है, तो फ्रॉग के पास तो भाई बहुत सारे ऑप्शंस हैं। वो अपनी मॉइस्ट स्किन भी यूज़ कर सकता है, और उसके पास बक्कोफेरिंजियल भी है, लंग्स भी हैं। हम मैमल्स के पास वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। एंड आगे हम डिस्कस करेंगे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो हमारे पास जो होता है, पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स है जो कि अपर लिप के ऊपर खुल रहा है। इट लीड्स टू अ नेजल चैम्बर थ्रू द नेजल पैसेज, है ना। तो नेजल चैम्बर जो है वो फेरिंग्स में ओपन होगा, और हम इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो लेट्स सी हियर, ये हमारे पास क्या, मान लीजिए ये हमारे पास नोस्ट्रल्स हैं, लेट डिस्कस। तो यहाँ से ये मान लीजिए यहाँ से एयर जाएगी, एंड ये हमारे पास आगे नेज़ल चैम्बर है, ठीक है। तो नेज़ल पैसेज से होते हुए जो एयर है वो नेज़ल चैम्बर में जाएगी, क्लियर है। और उसके बाद जो है वो जो एयर है वो फेरिंग्स में जाएगी। फेरिंग्स में जाने के बाद फेरिंग्स में जाने के बाद इट विल गो इनटू लैरिंग्स, है ना। और लैरिंग्स के बाद इट विल गो इनटू द ट्रैकिया, ठीक है। पर होता क्या है आगे देखेंगे। फेरिंग्स में जाता है, जो एक फेरिंग्स होता क्या है, एक पोर्शन होता है जो कि फूड और एयर दोनों के लिए कॉमन होता है। फेरिंग्स लैरिंग्स के होते हुए, फेरिंग्स थ्रू द लैरिंग्स ओपन करता है ट्रैकिया में, ठीक है। लैरिंग्स एक कार्टिलेजिनस बॉक्स है जो कि साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो हमारा फेरिंग्स क्या वर्क करता है कि होता क्या है कि इसी के पैरेलली फूड पाइप जा रहा होता है ना, जिसको हम लोग ईसोफेगस भी कहते हैं। मान लीजिए दैट इज़ गोइंग, थोड़ा सा डायग्राम गंदा है बट समझने के लिए काफ़ी अच्छा है।
कि मान लीजिए आपका कुछ जो ये हमारा लैरिंग्स में मिटा रहा हूँ, है ना, ये क्या है, ये लैरिंग्स है नीचे वाला, इसको मैं मिटा रहा हूँ, है ना। तो ये लैरिंग्स था और ये मान लीजिए ये वाला, ये जो है ये फूड पाइप है और ये जो सीधा जा रहा है वो ट्रैकिया है, मतलब ट्रैकिया के लिए जा रहा है। तो होता क्या है कि ये कॉमन चैम्बर है फेरिंग्स, तो फेरिंग्स की जो ये होती है ना, फेरिंग्स में जो ये वाला पोर्शन होता है ये ऐसे ओपन होता है। ओपन क्यों होता है? क्योंकि भाई इसमें ना दोनों चीज़ें जानी है। जब कुछ नहीं, जब फूड हम लोग इंटेक नहीं कर रहे हैं, मतलब हम लोग फूड को स्वेलो नहीं करेंगे, है ना, तो क्या होगा? तो नॉर्मली केस में ये क्या है, ये ओपन रहेगा और मतलब इस केस में कुछ नहीं होता है। इस केस में सिंपली क्या होना है कि यहाँ से एयर जो है वो ऐसे एंटर कर रही है, ऐसे ऐसे करके एंटर करती जा रही है और ये कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। बट क्या है, जैसे कि हम स्वेलो करने गए, हमने स्वेलो करना चाहा, हमने कहा मैं फूड इंटेक करूँगा, तो जैसे यहाँ से फूड आया वही से क्या होता है, ये जो चीज़ है ना, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लॉटिस। मतलब ये यहाँ पर एक पोर टाइप में होता है, मतलब ये जो ओपनिंग है उसको हम लोग ग्लॉटिस कह रहे हैं, है ना। तो जो ग्लॉटिस है वो क्या करेगा, अगर यहाँ पे जैसे ही फूड एंटर करेगा, फूड के एंटर कर दे इस जगह पे, यहाँ पे ये फ्लैप लगा देगा। इस फ्लैप को कह रहा है एपिग्लॉटिस। क्यों लगा देगा? ताकि जो अब फूड है ट्रैकिया में जा सकता था ना, ऐसे जा रहा था, तो इट कैन गो इनटू द ट्रैकिया, पर ऐसा ना जाके फिर वो सीधा चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो एपिग्लॉटिस है अब इसके बारे में पढ़ते हैं। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेरी गुड, वेरी वेल, है ना, समझ में आया होगा। तो स्वेलोइंग के टाइम पे क्या होता है, ग्लॉटिस कैन बी कवर्ड बाय अ थिन इलास्टिक। ये जो कार्टिलेजिनस फ्लैप मैंने आपको एपिग्लॉटिस दिखाया वो इलास्टिक है, कार्टिलेजिनस है ना, बोनी नहीं है, कॉलेजिनस नहीं है, इलास्टिक है, थिक नहीं है, थिन है। इसको एपिग्लॉटिस कह रहे हैं। टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिंग्स, ताकि जो फूड की एंट्री है वो लैरिंग्स में ना हो, क्योंकि उसके नीचे तो लैरिंग्स ही था। ट्रैकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब है ट्रैकिया, जो कि डिवाइड कहाँ पे कर रही है, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पे डिवाइड करती है, राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में, है ना। ट्रैकिया जाते जाते फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा डिवाइड करेगी मिड थोरेसिक कैविटी पे। हर एक जो ब्रोंकाई है वो फिर से रिपीटेड डिवीज़न करेगी, जिससे क्या बनेंगे, सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंकाई बनेंगे। ठीक है, ट्रैकिया देन राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई, देन सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंकाई। अब उसके बाद ब्रोंक्यूल्स बनते हैं और सबसे लास्ट में थिन टर्नल ब्रोंक्यूल्स होते हैं ना। इसके बाद में क्या होगा, थिन टर्नल ब्रोंक्यूल्स के बाद में एल्वेलाई होंगे। क्या होंगे? एल्वेलाई। तो आगे देखेंगे, द ट्रैकिया प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक। स्टार्टिंग में आप ट्रैकिया से लेके और टर्नल ब्रोंक्यूल तक, इनिशियल ब्रोंक्यूल तक, नॉट टर्नल ब्रोंक्यूल, ये कार्टिलेजिनस रिंग्स से, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं, उनसे क्या होते हैं, घिरे हुए होते हैं। तो आपका जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल है, these are also not covered by incomplete cartilaginous rings up to initial bronchiole, वो इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग से क्या होते हैं, घिरे हुए होते हैं। ईच टर्मिनल ब्रोंक्यूल जो है वो गिव राइज करेगा, हर एक टर्मिनल ब्रोंक्यूल जो है वो लास्ट में किसको गिव राइज करेगा, बहुत छोटे इरेगुलर वॉल्ड वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसको एल्वेलाई कह रहे हैं, है ना। लास्ट में जाके जो आपका जो थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल है वो एल्वेलाई को जाके जन्म देता है ना। ये इरेगुलर वॉल होती है, वो बहुत थिन वॉल्ड होती है। ब्रांचिंग नेटवर्क ब्रोंकाई का, ब्रोंक्यूल्स का और एल्वेलाई का लंग्स बनाता है। यही सारा लंग कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, मतलब लंग को बना रहे हैं। हमारे पास लंग की दो कवरिंग होती है, डबल लेयर्ड प्लूरा होता है, और हमारे पास उनके बीच में प्लूरल फ्लूइड भरा हुआ होता है। फ्लूइड से क्या होता है, लंग के सरफेस पे
फ्रिक्शन नहीं रहता, जो कि लंग की सरफेस पे फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन वो थोरेसिक चैम्बर के कांटेक्ट में रहती है, और जो इनर लाइनिंग है वो इनर प्लूरल मेम्ब्रेन लंग्स की सरफेस के कांटेक्ट में रहती है ना। इनर प्लूरल आउटर विसरल लेयर भी कह सकते हैं हम लोग, है ना। ये डायग्राम आप देख सकते हो, सिंपल सा डायग्राम है ना, जो मैं बता रहा था आपको, एपिग्लॉटिस है ना, दैट इज दिस इज एपिग्लॉटिस, ठीक है। दिस इज लैरिंग्स, ये लैरिंग्स है जिसको वॉइस बॉक्स कह रहे हैं ना, एपिग्लॉटिस के नीचे ये ट्रैकिया है। बाकी का तो ये ब्रोंकस है, बस सिंगुलर है इसलिए ब्रोंकस कह रहे हैं। वैसे होता क्या है, ब्रोंक्यूल होता है। ये देखिए, ये प्लूरल मेम्ब्रेन्स हैं, ये वाली, दीज आर टू प्लूरल मेम्ब्रेन्स, आपको बहुत क्लियरली विजिबल होगा, है ना। ये आउटर प्लूरल और इनर प्लूरल इस तरह, और ये थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल है जो कि किसको गिव राइज कर रहा है, इर्रेगुलर वर्ल्ड एल्वेलाई को। अब इन दोनों के बीच में क्या भरा हुआ है, यहाँ पे प्लूरल फ्लूइड भरा हुआ है, देखिए, है ना। और ये ब्रोंक्यूल मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है। और ये दिस इज़ द डायफ्राम, आगे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। और आप अगर देखना चाहें देख सकते हैं कि हार्ट ना एक नॉच बनाता है। अब वो नॉच जो है वो कौन से लंग में बन रही है, तो ये आप मुझे बताएंगे कमेंट करके, कौन सा लंग है, ये राइट है या लेफ्ट है जिसमें कि कार्डियक नॉच है ना। द पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नॉस्ट्रल अप टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल वो कंडक्टिंग पार्ट बनाएगा, जबकि एल्वेलाई और उसकी डक्ट रेस्पिरेटरी या एक्सचेंज पार्ट बनाएगी रेस्पिरेटरी सिस्टम को। समझ रहे हो, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से लेके आपका टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक कंडक्टिंग पार्ट है, बाकी एल्वेलाई और उसकी जो वो रेस्पिरेटरी डक्ट्स है ना एल्वेलाई की, वो आपका रेस्पिरेटरी एक्सचेंज पार्ट बनाएंगे। कंडक्टिंग पार्ट क्या करता है, एटमॉस्फेयर से एयर लेके आया एल्वेलाई तक, उसको फॉरेन पार्टिकल्स से क्लियर करेगा, उसको ह्यूमिडिफाई यानी कि मतलब उसमें मॉइस्चर एब्जॉर्व करवाएगा, और ब्रिंग को बॉडी टेम्परेचर, एयर को बॉडी टेम्परेचर के अनुकूल लेके आएगा, मतलब अकॉर्डिंग लेके आएगा। एक्सचेंज पार्ट पे क्या होता है, एक्चुअल डिफ्यूज़न होता है O2 CO2 का बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर, ठीक है। इज़ इट क्लियर। तो आपने क्या किया, नॉस्ट्रल से लिया एयर, और जो आपका पहले तो ट्रैकिया था, ट्रैकिया इज डिवाइडेड इनटू लेफ्ट एंड राइट ब्रोंक्यूल, है ना। तो दैट इज़ गोइंग टू डिवाइड इनटू इनिशियल ब्रोंक्यूल, फिर आपके सॉरी मतलब प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ब्रोंक्यूल, उसके बाद आपके ऐसे डिवाइड होते चले जाते हैं, है ना। और लास्ट में जाके वो किसको जन्म देते हैं, जाके एल्वेलाई बनाएंगे, है ना। तो मान लीजिए ये जो है ये आपका क्या है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल है ना, और ये मान लो ये इनिशियल ब्रोंक्यूल है। तो यहाँ तक तो आपकी इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट थी इनिशियल ब्रोंक्यूल तक, है ना। और यहाँ तक टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक आपका कंडक्टिंग पार्ट है, ठीक है। ये एनसीईआरटी में हमने देखा। लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरेसिक चैम्बर विच इज एनाटॉमिकली एयर टाइट चैम्बर होता है। क्यों होता है, क्योंकि आगे आप देखना, द थोरेसिक चैम्बर डॉर्सली किससे बना हुआ होता है, वर्टिब्रल कॉलम पीछे से, वेंट्रली आगे से स्टर्नम से बना होता है, लेटरली रिब्स होती हैं, और लोअर साइड पे डोम शेप डायफ्राम होता है, जो कि आपने डायग्राम में देखा ही था, है ना, डायफ्राम। एनाटॉमिकल सेटअप ऐसा होता है कि कोई भी चेंज अगर आपने थोरेसिक कैविटी में किया तो वो सीधा पल्मोनरी कैविटी में चेंज लेके आएगा। मतलब आप चेंज लेके आ रहे हो थोरेसिक कैविटी में, लेकिन लंग्स की जो वॉल्यूम है वो अपने आप चेंज होके आएगी। ये ऐसा हमारे पास एनाटॉमिकल सेटअप होता है। अब ये तो ज़रूरी है, क्योंकि हम खुद से चाहें कि लंग्स तुम कैपेसिटी बढ़ाओ या वॉल्यूम बढ़ाओ तो नहीं हो सकता। थोरेसिक चैम्बर की हाँ रिब्स है, स्टर्नम है ना, तो हम लोग थोड़ा आगे पीछे करेंगे तो हम थोरेसिक कर सकते हैं, पर डायरेक्टली पल्मोनरी नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग ऑल्टर डायरेक्टली नहीं कर सकते, इसलिए ये एयर टाइट चैम्बर होना, ये एनाटॉमिकल सेटअप होना बहुत ज़रूरी है।
आगे देखेंगे रेस्पिरेशन में होती क्या क्या प्रोसेस है। देखो सबसे पहले तो एयर का लेना और CO2 का बाहर करना। पल्मोनरी वेंटिलेशन कर ली, एटमॉस्फेरिक एयर ली, CO2 बाहर फेंकी। अब O2 CO2 एल्वेलर मेम्ब्रेन से डिफ्यूज़ करेंगी। अब आपने ले तो ली, पर वो O2 CO2 मेम्ब्रेन से भी तो डिफ्यूज़ करेंगी। अब गैसेस के थ्रू गैसेस जो है O2 CO2 वो ब्लड में मिक्स हो जाएंगी। आपने एक्सचेंज करवा दिया, अब वो मिक्स हो जाएंगी ब्लड में। अब ब्लड और टिश्यू के बीच में एक्सचेंज हो जाएगा, समझ रहे हो। अब उससे क्या होगा कि O2 तो ले ली हमने रिएक्शन के लिए और CO2 हम लोगों ने छोड़ दी। कितना सिंपल है। आपने ब्रीथिंग करी है ना, ऑक्सीजन ली, CO2 जो भी करेंगे आप, ऑक्सीजन ले ली और CO2 छोड़ी। अब ऑक्सीजन गई तो आपने कहा एक्सचेंज नहीं करोगे क्या, एक्सचेंज करेंगे। तो जाके उसने एक्सचेंज किया LVI की वॉल पे, फिर वहाँ से वो मिक्स होगी ब्लड में। ब्लड ने कहा चलो चलो टिश्यू तक चलना है, चलो टिश्यू पे गई। टिश्यू ने कहा कि यार अब टिश्यू और सेल्स के बीच में करवा दो, मतलब ब्लड जो है ब्लड और टिश्यू सेल्स के बीच में एक्सचेंज करा दो। वहाँ एक्सचेंज किया, वहाँ से बोले CO2 रिलीज़ हो रही है, यूटिलाइजेशन मैंने O2 का कर लिया है, अब CO2 ले जाओ, तो वहाँ से CO2 ले आए। अब ब्रीथिंग का मैकेनिज्म देखेंगे। सो ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स 2 स्टेजेस, है ना। तो जो ब्रीथिंग है इट इन्वॉल्व्स 2 स्टेजेस। इंस्पिरेशन ड्यूरिंग विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड एक्सपिरेशन जिसमें कि एयर बाहर रिलीज आउट हो। तो एयर का जो मूवमेंट है लंग्स के अंदर और लंग्स के बाहर, ये प्रेशर ग्रेडियंट बनाने के बाद ही होता है ना। तो एयर को अंदर लेना लंग्स में और बाहर करना ग्रेडियंट की वजह से पॉसिबल है। इंस्पिरेशन तब होगा जब लंग्स में यानी कि इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर वो कम होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। एक बार उधर यहाँ पर लेस प्रेशर है, मतलब यहाँ पर मोर प्रेशर है, तो मोर से लेस की तरफ हमारी एयर पुश हो जाएगी। इसको हम लोग नेगेटिव प्रेशर कहते हैं। लंग्स में क्या है, नेगेटिव प्रेशर है, एयर में ज़्यादा है तो अंदर पुश कर देगा, है ना, विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक्सपायरेशन तब होगी जब अंदर लंग्स में ज़्यादा प्रेशर होगा, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज़ हायर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। डायफ्राम और स्पेशल सेट ऑफ मसल जैसे कि हम लोग इस एक्सटर्नल इंटरनल इंटरकॉस्टल्स मसल कहते हैं, और रिब्स जो है वो इस जनरेशन में, इस ग्रेडियंट के जनरेशन में काफ़ी हेल्पफुल होती हैं, है ना। आप देखेंगे कि डायफ्राम और रिब्स, एक्सटर्नल वर्टिब्रल कॉलम, इंटरनल और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल बहुत हेल्पफुल होती हैं। अब देखना आगे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इंस्पायरेशन कैसे होगी, आपका डायफ्राम ये ऐसे करके डायफ्राम डोम शेप्ड होता है ना, आप नीचे देखा होगा डायग्राम में। तो जब ये कॉन्ट्रैक्शन करेगा मतलब ये फ्लैट हो जाएगा, इसे ये फ्लैट हो जाएगा तो जो ओवरऑल कैविटी का वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ कर जाएगा, है ना। अगर ये तो ये आपका क्या इंक्रीज़ कर जाएगा, डायग्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा जो कि वॉल्यूम को इंक्रीज़ कहाँ करेगा, आपका एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सेस में, है ना। इस एक्सेस में एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सेस में आपके वॉल्यूम को इंक्रीज़ करेगा ये। और एक्सटर्नल और इंटरकॉस्टल मसल्स रिब्स को लिफ्ट अप करती है ना। साइड से जो रिब्स हैं आपकी, जो आपसे रिब्स हैं साइड से, उनको लिफ्ट अप कौन कराती हैं, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स लिफ्ट कराती हैं, ठीक है भाई, लिफ्ट कराती हैं, अच्छी बात है। स्टर्नम क्या करता है भाई, स्टर्नम भी लिफ्ट अप होता है ना। अब स्टर्नम को कौन कर रहा था, ये रिब्स को और स्टर्नम को, दोनों को ही, रिब्स का जो है उनको उठाना और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स का भी कॉन्ट्रैक्शन करके लिफ्ट अप कराना, ठीक है। दोनों काम कौन करता है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स ही करती है। मतलब रिब्स और स्टर्नम को लिफ्ट अप करना का काम दोनों का किनका होता है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। अब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है डायफ्राम का और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स का, दोनों याद रखनी है। जब एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स आपकी लिफ्ट अप करेंगी तो रिब्स और स्टर्नम दोनों ही अपवर्ड मूव करेंगे। अब स्टर्नम अपवर्ड मूव करेगा तो वो डॉर्सो वेंट्रल, है ना, एक्सेस में क्या करेगा, आपको वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा। अब इंक्रीज़ हो गया, ओवरऑल वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया एंटीरियो पोस्टीरियर में भी और डॉर्सो वेंट्रल में भी। इससे क्या होगा, जैसे ही थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ा
पल्मोनरी वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। अब वॉल्यूम जैसे ही बढ़ा तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया। तो इससे क्या हुआ कि जो एयर है बाहर से वो लंग्स में मूव कर जाएगी, क्योंकि प्रेशर कम हो गया, बाहर ज़्यादा है। रिलैक्सेशन जैसे ही हुआ, किसका? डायफ्राम का एंड द इंटरकॉस्टल मसल्स, है ना। डायफ्राम वापस अपनी जगह आएगा, यानी वापस से डॉम शेप हो जाएगा। और जो स्टर्नम है ना, अब इंटरनल कॉस्टल मसल्स वापस आएंगी, उनका भी रिलैक्सेशन होगा डायफ्राम के साथ, तो वो भी रिब्स से क्या करेंगी, स्टर्नम से क्या करेंगी, आप अपनी अपनी पोजीशन पे आ जाएगी। जो लिफ्ट अप थी वो वापस से अपनी पोजीशन पे आ जाएंगी और वॉल्यूम घट जाएगा। वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ा, उससे प्रेशर बढ़ गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा हो गया। अब प्रेशर जब ज़्यादा हो गया तो फिर क्या है, एक्सपल्शन ऑफ एयर होगा। प्रेशर ज़्यादा है तो बाहर को एयर चली जाएगी, एक्सपल्शन ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स, जिसे एक्सपिरेशन कह रहे हैं। हमारे पास थोड़ी एबिलिटी होती है कि हम इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन की जो एबिलिटी है ना, उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको थोड़ा ऑल्टर कर सकें एडिशनल मसल जो हमारे पास एब्डोमेन में प्रेजेंट है। जो एब्डोमेन में एडिशनल मसल्स हैं उनकी मदद से हम लोग अपनी इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। एक एवरेज पे देखें तो हेल्दी ह्यूमन 12 से 16 बार 12 to 16 टाइम्स एक मिनट में सांस लेता है। एक हेल्दी मैन 12 से 16 बार। वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीथिंग मूवमेंट कैन बी एस्टिमेटेड यूजिंग अ स्पैरोमीटर। अब देखो, जो वॉल्यूम हम लोग डिफरेंट वॉल्यूम्स होते हैं एयर के, जो हम लोग इनहेल एक्सहेल करते हैं, स्पैरोमीटर की मदद से हम लोग क्या है उसको मेज़र कर सकते हैं। ये देखिए, ये डायग्राम किसका है? ऑब्वियसली पता चल रहा है इंस्पिरेशन हो रहा है इसमें, है ना। क्यों? क्योंकि एयर एंटर कर रही है और आप देखिए रिब्स और स्टर्नम रेज हैं, डायफ्राम आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया, है ना। ऐसा लगभग ऐसा हो रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रखा है, तो एयर बाहर से कहाँ गई, अंदर। और जस्ट अपोजिट नीचे क्या हो रहा है, डायफ्राम डॉम शेप हो गया, रिब्स वापस आ गई, वॉल्यूम कम हो गया, प्रेशर ज़्यादा हो गया, एयर एक्सपेल आउट हो गई। ठीक है। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, इसको देखेंगे। सबसे पहला क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ एयर जो कि हम लोग नॉर्मल रेस्पिरेशन कर रहा हूँ, मैं बैठा हूँ, आप भी बैठे होंगे, तो एयर हम नॉर्मली जो इंस्पायर करते हैं और एक्सपायर करते हैं वो हमारा टाइडल वॉल्यूम में आता है, जो कि 500 ml के अप्रॉक्स होता है। एक हेल्दी मैन 6000 से 8000 मिलीलीटर ऑफ एयर पर मिनट इनहेल या एक्सहेल कर लेगा। यार एक बताओ, 12 से 16 बार एक बार में, एक मिनट में 12 से 16 बार क्या कर रहा था, इनहेल एक्सहेल कर रहा था। और जब 12 से 16 बार इनहेल या एक्सहेल करेगा तो उससे क्या हमें पता चलता है कि 500 एक बार में कर रहा है, 500 ml एक बार में, और 12 से 16 बार है, तो हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ 6000 से 8000 हमें मिल जाएगा। ठीक है, ml ऑफ एयर पर मिनट। ओके, तो नेक्स्ट आगे देखेंगे हमारा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये क्या होता है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वो वॉल्यूम है जो कि मैं अपनी जान लगा के उसको और एक्सटर्नली में लेना चाहता हूँ। जैसे कि मैं सुबह का मेरे को योगा करना है, तो मेरे को फोर्सफुली एयर इनहेल करनी है, तो मैं कितनी कर सकता हूँ, वो 2500 से 3000 ml तक एयर में फोर्सफुली इंस्पायर कर सकता हूँ। मैं कहूँगा कि भाई मेरे को लेनी है सांस, तो इतनी जो मतलब एयर है, एयर का वॉल्यूम वो मैं एडिशनली ले सकता हूँ। अब एडिशनली मेरे को निकालनी है, जैसे कि फोर्सफुली, है ना। जब मैं अभी नॉर्मल स्टेज में बैठा हुआ हूँ और मुझे कितनी में निकाल सकता हूँ मैक्सिमम, दैट इज़ ERV। ए पर्सन कैन एक्सपायर है फोर्सफुल एक्सपायरेशन, जो कि 1000 से 1100 ml के बीच में होती है ना। वो 2500 से 3000 की, 1000 से 1100। नेक्स्ट होती है रेजिडुअल वॉल्यूम। अब ये क्या है? ये वो वॉल्यूम है जो आपने फोर्सफुल एक्सपायर कर दी ना यार, अपने अंदर से आपने कहा फोर्सफुली एक्सपायर हो जाए, उसके बाद भी रह जाती है लंग्स में। अगर ये नहीं होगी तो लंग्स कोलैप्स कर जाएंगे। आपने फोर्सफुली एक्सपायर कर दी, लंग्स में एयर रही नहीं, अब वॉल्यूम रहा नहीं,
तो प्रेशर लग गया तो वो कोलैप्स कर जाएंगे। अब कुछ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम को ऐड करके हम लोग कुछ कैपेसिटीज़ बनाते हैं जो कि क्लिनिकल डायग्नोसिस में बहुत काम आती हैं। जैसे कि पहली है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। अब इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी वो वॉल्यूम है जो कि हम मतलब टोटल वॉल्यूम जो हम अंदर ले सकते हैं। हमने नॉर्मली एयर एक्सपायर करी, उसके बाद हम कितनी टोटल एयर ले सकते हैं, तो उसमें टोटल वॉल्यूम में मतलब टाइडल वॉल्यूम भी आ जाएगा और इंस्पायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी भी आ जाएगी। मतलब टाइडल वॉल्यूम तो मैं नॉर्मली ले ही रहा था, पर मैंने इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी ऐड कर लिया उसी में कि मैं मैक्सिमम कितनी ले सकता हूँ। तो दैट इज़ द इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। अब व्हाट इज़ द एक्सपायरेटरी कैपेसिटी? तो हम लोग देखेंगे एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है। टोटल वॉल्यूम ऑफ द एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन। मैंने नॉर्मली इंस्पायर करके रखा, ओके गाइस। तो अब मैं मैक्सिमम कितनी निकाल सकता हूँ? तो एक तो इसमें टाइडल वॉल्यूम निकाल सकता हूँ और ईआरवी निकाल सकता हूँ। मैक्सिमम मतलब मैं टीआईवी तो निकाल ही सकता हूँ, टाइडल वॉल्यूम प्लस ईआरवी भी निकाल सकता हूँ। नेक्स्ट क्या है? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। अब इसका क्या कर सकता हूँ? ये वो एयर है जो कि लंग्स में नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद रह जाएगी। समझ रहे हो? अब मैंने पूरी दम लगा के एक्सपायर नहीं किया जाके, है ना, ईआरवी नहीं गई, मैं नॉर्मल एक्सपायर किया, मैं बैठा। तो मुझसे अगर कोई मुझे ईआरवी आपने मतलब आपने एयर को एक्सपायर कर दिया, बाहर निकाल दिया, यस, तो अब आपकी लंग्स में कितनी एयर रह गई? तो मैंने कितना वॉल्यूम रह गया? तो मैंने कहा वॉल्यूम 2 रह गए। तो उनको ऐड करके क्या बनेगा? कैपेसिटी। उसको क्या कहेंगे? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। उसमें आएगा क्या? क्योंकि आपने ईआरवी निकाली नहीं, ईआरवी, है ना, ईआरवी और आरवी। तो जो लंग्स में नॉर्मल एक्सपायर करने के बाद रह गया, ईआरवी प्लस आरवी। नेक्स्ट क्या है? वाइटल कैपेसिटी। अब व्हाट इज इज वाइटल कैपेसिटी? तो वो मैक्सिमम वॉल्यूम एयर का जो कि फोर्स्ड एक्सपायरेशन के बाद, या वो वॉल्यूम जो फोर्स्ड इंस्पायरेशन के बाद हम लोग एक्सेल कर सकते हैं। अब दोनों बातें थोड़ी कम समझ में आती हैं पहली बार में, यही तो कारण है। जैसे कि मैंने क्या किया, पूरी जान लगा के मैंने एक्सपायर कर दी एयर, बाहर निकाल दी अपनी बॉडी से, जितनी निकाल सकता था मैक्सिमम निकाल दी। ईआरवी मान लो वो भी निकाल दी और टीवी भी निकाल दी। अब मैं कितनी ले सकता हूँ? अब मैं टाइडल वॉल्यूम भी ले सकता हूँ, मैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी ले सकता हूँ, और मैं ईआरवी निकाल चुका हूँ तो ईआरवी भी लूँगा। दैट इज़ द वाइटल कैपेसिटी। इसको एक और तरीके से समझो। क्या एक और तरीका क्या है? एक और तरीका ये है कि मैंने ना फोर्सफुली इंस्पायर कर ली यार, पूरी दम लगा के सांस अंदर ले ली, जितनी ले सकता था। अब जब मैंने पूरी सांस मतलब पूरी जान लगा के सांस ले ली, तो अब ये कह रहा है कि आप कितनी निकाल सकते हो। देखो, आप तो जो सांस लिए आईआरवी लिए वो निकाल लोगे, और कितनी मैक्सिमम निकाल सकते हो, तो आप सांस लिए मैक्सिमम तो आईआरवी निकालोगे, फिर आप टीवी निकालोगे, टाइडल वॉल्यूम, फिर आप कहोगे यार ईआरवी भी निकाल देता हूँ। दैट इज़ द वाइटल कैपेसिटी। भाई इतनी मैक्सिमम कैपेसिटी है, मैं इतनी निकाल सकता हूँ। हाँ, ये चीज़ें हैं मेरे पास, टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी। लास्ट क्या है? टोटल लंग कैपेसिटी। अब इसके अंदर क्या होता है? टोटल वॉल्यूम एयर अकोमोडेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्स्ड इंस्पायरेशन। इसमें आरवी ईआरवी टीवी ये सब आता है। मतलब हमने क्या किया? फोर्स्ड इंस्पायरेशन करी, समझ रहे हो? मैंने इंस्पायर कर लिया फोर्स्ड, मैक्सिमम कितना आ गया लंग्स में? देखो, मैक्सिमम इंस्पायर करने के बाद कितना रख सकते हो? देखो, टीवी रखोगे, मैक्सिमम इंस्पायर किया, एयर भी रखा है, अब निकाला कुछ है नहीं, तो ईआरवी भी है और आरवी भी है। तो वाइटल कैपेसिटी तो वो है जो हम निकाल सकते हैं यार, या ले सकते हैं मैक्सिमम, है ना। और टोटल लंग कैपेसिटी क्या है? जो अकोमोडेट हुई है लंग्स में हमने फोर्सफुली इंस्पायर करने के बाद। फोर्सफुली मैंने इंस्पायर करी है, टीवी करी होगी तो आरवी भी करी होगी और ईआरवी रखी होगी, और आरवी तो निकल ही नहीं सकते, है ना। तो ये सारा का सारा टोटल लंग कैपेसिटी में। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे एक्सचेंज ऑफ गैस। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या कहता है कि एल्वेलाई, भाई एल्वेलाई प्राइमरी साइड है। एल्वेलाई कहेगी भाई पहले यहाँ से एक्सचेंज कराओ, टिश्यूज़ में जाके बाद में करना। तो प्राइमरी हमारे पास ये क्या है?
साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज है। गैसेज का एक्सचेंज ब्लड और टिश्यू के बीच में भी होगा आगे जाके, लेकिन O2 एंड CO2 पहले क्या होगा, वो एल्वेलाई में डिफ्यूज़ करेंगे। तो ये बेस किस पे है, मेनली प्रेशर या कंसनट्रेशन ग्रेडियंट पे है ना। प्रेशर ज़्यादा होगा, प्रेशर डिफरेंस ज़्यादा है, कंसनट्रेशन ग्रेडियंट ज़्यादा है, मोर इजीली गैस डिफ्यूज़ होगी। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एज वेल एज थिकनेस। यार अब किसी गैस का अगर डिफ्यूज़न हो जाए किसी मेम्ब्रेन के थ्रू, है ना, यहाँ से डिफ्यूज़न होना है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि सॉल्युबिलिटी कैसी है गैस की और थिकनेस कैसी है। मेम्ब्रेन बहुत मोटी हो जाएगी तो इतने अच्छे से हमारी जो एयर है वो पास नहीं कर पाएगी, और सॉल्युबिलिटी अगर अच्छी होगी तो अच्छे से सॉल्युबल हो जाएगी, कम सॉल्युबल होगी तो नहीं हो पाएगी उतने अच्छे से। ठीक है, तो यही बात है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस एज वेल एज थिकनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो कि डिफ्यूज़न के रेट को अफेक्ट कर सकते हैं, है ना। प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय इंडिविजुअल गैस, उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, डाल्टन्स लॉ अगर आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, तो उसे हम पार्शियल प्रेशर कहते हैं। जैसे कि PO2 और PCO2 से नेम रिप्रेजेंट करते हैं। टोटल जितना भी हमारे पास वॉल्यूम है एयर का, उसमें एक गैस कितना प्रेशर लगा रही है उसे पार्शियल प्रेशर कहते हैं, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ टू गैसेज इन एटमॉस्फेरिक एयर, और दो साइट हमारे पास दी गई हैं, देखिए ये हम लोग देखेंगे। तो ये जो है देयर इज़ अ डायग्राम गिवन, अगर आप चाहें तो उसमें देख सकते हैं, नहीं तो इसमें भी देख सकते हैं। एटमॉस्फेरिक एयर में हमारे पास 159, एल्वेलाई में ऑक्सीजन की जो है प्रेशर 104, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में हमारे पास 40 है, ऑक्सीजनेटेड में 95 एंड टिश्यूज़ में 40। एक चीज़ कॉमन है जहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, जैसे कि हमारे पास टिश्यूज़ हैं, है ना, जैसे कि हमारे पास टिश्यूज़ हैं एक तो ये, और एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ है, तो वहाँ 40 होगा, दैट्स कॉमन। सबसे ज़्यादा कहाँ है प्रेशर, एटमॉस्फेरिक एयर में, दैट इज़ 159, एल्वेलाई में 104 एंड ऑक्सीजनेटेड 95। यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास एटमॉस्फेरिक एयर CO2 में 0.3, और जहाँ पे ऑक्सीजनेटेड होगा वहाँ पे CO2 40 मिलेगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। जैसे कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 है और डीऑक्सीजनेटेड में 45 है। क्लियर है ये चीज़। देखो टिश्यूज़ में भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वहाँ भी 45 है, और ऑक्सीजनेटेड में और एल्वेलाई में क्या है, 40 है। एटमॉस्फेरिक एयर में वैसे भी 0.3 आपको बता ही दिए। तो आगे क्या है, ये डायग्राम देखो, बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब आपको वो आता है मेन, तो आप सब देख लो कि हाँ यार इसमें क्या है कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है, ये CO2 का है, CO2 40 mm ऐसे ही होता है क्योंकि ऑक्सीजनेटेड है। पल्मोनरी वेन क्या है यार, ये होती क्या है पल्मोनरी वेन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना, कैरिंग टुवर्ड्स द हार्ट। अब इसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग तो 95 होना चाहिए, और CO2 का 40, तो वो दिखा रखा है। ठीक है, और बॉडी टिश्यूज़, यहाँ से जो ब्लड जा रहा है टिश्यूज़ से, उसमें ऑक्सीजन 40 है और CO2 45 है। डन है, डायग्राम डन है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। ओके ओके, एक प्रेशर ग्रेडियंट, अब एक ग्रेडियंट है हमारे पास, तभी तो ऑक्सीजन हमारी जो नोस्ट्रल्स हैं उनसे टिश्यूज तक जाती है। ऐसे ही ग्रेडियंट CO2 के लिए भी हमारे पास प्रेजेंट होता है ना, जिससे कि जो है वो टिश्यूज से लेके ब्लड से लेके एल्वेलाई में आती है, फिर बाहर निकल जाती है नोस्ट्रल से। सॉल्युबिलिटी जो CO2 की है वो 20 से 25 गुना ज़्यादा होती है ऑक्सीजन से, है ना। अगर ऑक्सीजन एक बार मतलब अगर वन टाइम है तो ये 20 से 25 गुना सॉल्युबल हो जाती है। Amount of CO2 that can diffuse through the diffusion membrane per unit difference in the partial pressure is much higher compared to that of O2। तो आप अगर देखें CO2 जितनी डिफ्यूज़ हो सकती है वो बहुत बहुत ज़्यादा है पर यूनिट डिफरेंस इन द पार्शियल प्रेशर, है ना। पर यूनिट डिफरेंस इन द पार्शियल प्रेशर वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू O2। क्योंकि उसकी क्या ज़्यादा है, आपके पास उसकी क्या ज़्यादा है, सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है क्योंकि CO2 की। डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन्स इज़ मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। अब डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन में आपको डायग्राम बहुत अच्छे से दे रखा है कि इसके पास इसमें 3 लेयर होती हैं डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन में। क्या क्या होती हैं,
एक तो थिन स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वेलाई, ओके, ये एल्वेलाई है, इसकी थिन स्क्वेमस एपिथेलियम आपको दे रखी है। सबसे पहली एक तो ये लेयर होती है एंडोथेलियम ऑफ एल्वेलर कैपिलरीज, ये जो आपको दिख रही होंगी दोनों साइड से, है ना, ये जो आपको दिख रही है ना, ये एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज है, ये वाली बता रहा हूँ मैं, ये एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज है, ओके। तो आगे क्या है, बीच में होता है एक बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये जो आपको मार्क करके दिखाया है ना, ये इनके बीच में ये जो भरा हुआ है, दैट इज़ द बेसमेंट सब्सटेंस, ठीक है। तो 3 लेयर हो गई, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज और स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वेलाई और बेसमेंट सब्सटेंस। और जो बेसमेंट सब्सटेंस है वो बीच में होता है। हाउएवर इट्स टोटल थिकनेस इज लेस देन अ मिलीमीटर, टोटल थिकनेस 1 मिलीमीटर से कम है। और सारे फैक्टर क्या है, फेवरेबल हैं कि O2 जो है वो एल्वेलाई से टिश्यू चला जाए और CO2 टिश्यू से एल्वेलाई में चला जाए। यहाँ पर जो दिखाई गई है वो रेड ब्लड सेल है ना, डायग्राम में कभी पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस में क्या है, ब्लड एक मीडियम है O2 CO2 को ट्रांसफ़र करने, कैसे कि 97% जो ऑक्सीजन है वो RBC से ट्रांसपोर्ट होती है। अब इसका मतलब क्या है, RBC में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन से बाइंड करके 97% ऑक्सीजन RBC के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है। रिमेनिंग 3% वो डिज़ोल्व हो जाती हैं प्लाज्मा में, प्लाज्मा से कहती हैं चल भाई मुझे ले चल तो चल। अब यहाँ क्या है, देखो ऐसे याद रखो 97% ऑक्सीजन RBC से जा रही थी, तो यार 20 से 25% है ना किससे जाएगी, ये भी आपकी RBC से जाएगी। अब मैंने ऐसा क्यों बोला, मेरा कहने का मतलब तो ये होना चाहिए था ना कि जो मैक्सिमम परसेंट है वो CO2 का वो RBC से जाना चाहिए, नहीं, मैक्सिमम जो CO2 का होता है वो 70% बाइकार्बोनेट की फॉर्म में जाता है। तो बाइकार्बोनेट तो छोड़ दो, लेकिन उसके बाद अगर देखें तो जो आपका ऑक्सीजन है वो RBC के थ्रू मेनली जा रहा था। तो यहाँ पे भी बाइकार्बोनेट के बाद मैक्सिमम क्या है 20 to 25%, तो वो किसके थ्रू जाएगा, वो RBC के थ्रू जाएगा 25%। 7% रह गया, वो कहेगा मुझे प्लाज्मा से ले चलो, ठीक है भाई प्लाज्मा से ले चलिए। अब ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट देखेंगे। और हीमोग्लोबिन रेड कलर का पिगमेंट है जो भी RBC प्रेजेंट होता है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से रिवर्सिबल मैनर में बाइंड करेगी, HB से O2 बाइंड करके HbO2 बनाएगा, फिर HbO2 डिसोसिएट करके HB और O2 बना लेगा। हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में ये एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में 4 ऑक्सीजन बाइंड कर सकते हैं। ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से बाइंड करना ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन से, ऑफ कोर्स कितनी ऑक्सीजन कैसे बाइंड करेगी वो ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करेगा। अब CO2 इनके कंसनट्रेशन, टेम्परेचर पे CO2 हाइड्रोजन आयन, इन सब का भी फैक्टर डिपेंड करता है ना। अब सिग्मॉइड कर्व आपको देखने को मिलेगा अगर आप क्या किन के बीच में ग्राफ बनाएंगे, परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद द ऑक्सीजन, है ना। अगर आप इधर देखें डायग्राम अगर आपको विजिबल है तो किस किस के बीच में बनाया गया है, यहाँ देखिए परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, और यहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, कितने कितने ऑक्सीजन की प्रेशर पे कितनी कितनी हीमोग्लोबिन सेचुरेशन है। इस कर्व को कहेंगे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। और ये इफ़ेक्ट पड़ने के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल होती है। इसमें आपको 2 शिफ्ट मेनली देखने को मिलती हैं, दिस इज़ कॉल्ड राइट शिफ्ट एंड दिस इज़ कॉल्ड लेफ्ट शिफ्ट। राइट शिफ्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ से ऑक्सीजन क्या होगी, ब्रेक डाउन होगी हीमोग्लोबिन से अगर बाइंड है तो। और राइट शिफ्ट को हम लोग कहते हैं बोर्स इफेक्ट, है ना। तो राइट अगर शिफ्ट होगी तो बोर्स इफेक्ट और लेफ्ट होगी तो हाल्टन इफेक्ट, है ना। अब ऑक्सीजन डिसोसिएट कब होती है, जब ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन कम हो, आगे पढ़ेंगे। फैक्टर जैसे कि CO2 H+ की कंसनट्रेशन कैसे बाइंड करती है देखते हैं। एल्वेलाई में जहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा है, CO2 कम है, H+ कम होता है और टेम्परेचर भी कम होता है। ये फैक्टर ऑक्सीजन की
बाइंडिंग के लिए बहुत फेवरेबल ऑक्सी हीमोग्लोबिन। फिर टिश्यू में जहाँ पे ऑक्सीजन कम है, CO2 ज़्यादा है, H+ ज़्यादा है ना, टेम्परेचर ज़्यादा है, pH क्या है, कम है, ये सारी कंडीशन फेवरेबल है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनाने के लिए। मतलब इसमें जो CO2 है वो हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगा, और एल्वेलाई में जहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा है वहाँ ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। ठीक है। द कंडीशन आर फेवरेबल फॉर डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यहाँ पे ऑक्सीजन टूटेगा टिश्यूज़ में आके। दिस क्लियरली इंडिकेट्स दैट ऑक्सीजन गेट्स बाउंड टू हीमोग्लोबिन इन द लंग सरफेस। ऑक्सीजन लंग सरफेस में हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगा और टिश्यू पे आके हीमोग्लोबिन से टूट के, है ना, रिलीज हो जाएगा। अब 100 ml ऑक्सीजन 5 ml ऑक्सीजन को क्या कर सकती है, ट्रांसपोर्ट कर सकती है। 100 ml 5 ml ऑक्सीजन को। अब CO2 का ट्रांसपोर्ट देखेंगे तो जो CO2 होता है वो हीमोग्लोबिन से कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है भाई 20 से 25%। ये बाइंडिंग पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 पर डिपेंड करती है। अब तो ऑक्सीजन की बाइंडिंग ऑक्सीजन भी अफेक्ट करता है CO2 की बाइंडिंग, है ना। तो वो कैसे करता है भाई, ऑफ कोर्स एल्वेलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है तो CO2 बाइंड नहीं करता उतना हीमोग्लोबिन से। क्यों नहीं करता, उसमें ऑक्सीजन का प्रेशर तो वो अफेक्ट करता है कि नहीं। हाँ, तो अगर मुझे ऑक्सीजन क्या अफेक्ट करता है CO2 की बाइंडिंग हीमोग्लोबिन से, तो ऑफ कोर्स यस। जब CO2 हाई होती है और PO2 कम होता है, मतलब जहाँ पर टिश्यूज़ में ऑक्सीजन कम है CO2 ज़्यादा है, तो बाइंडिंग CO2 की ज़्यादा होगी। और जहाँ पर एल्वेलाई में जहाँ CO2 कम है और ऑक्सीजन ज़्यादा है, वहाँ पे डिसोसिएशन होता है CO2 का। ठीक है। कहाँ से, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन से टूट के CO2 बन जाएगी। कहाँ पे, एल्वेलाई के अंदर, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन कम है। तो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बना था टिश्यूज़ में, और टिश्यूज़ में तो बना था लेकिन वहाँ जाके एल्वेलाई में जाके टूट गया। CO2 जो कि हीमोग्लोबिन से टिश्यूज़ में बाइंड करती है वो एल्वेलाई पे जाके डिलीवर हो जाती है। RBC में ना बहुत हाई कंसनट्रेशन होती है एंजाइम की। कौन से एंजाइम की, कार्बोनिक अनहाइड्रेज, है ना। मीजरली अब आपका जाना किससे, बाइकार्बोनेट की फॉर्म में 70%। तो RBC में बहुत ज़्यादा परसेंट होती है किसकी, बाइकार्बोनेट की जो एंजाइम है, कार्बोनिक अनहाइड्रेज। और थोड़ा सा ये ना प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। ये एंजाइम दोनों डायरेक्शन में आपकी रिएक्शन प्रोवाइड करवाएगा। बाइकार्बोनिक एसिड से CO2H2 भी बना देगा, इससे बाइकार्बोनेट आयन भी बना देगा। दोनों डायरेक्शन में काम चलता रहेगा, है ना। तो मेन बात यही है कि RBC में इसका बहुत बड़ा अमाउंट प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा में भी थोड़ा सा होता है, माइन्यूट लिखा, पर मेनली RBC में प्रेजेंट है। एट द टिश्यू की साइड पे जहाँ पे पार्शियल प्रेशर CO2 का बहुत ज़्यादा हाई है, वहाँ पे CO2 ब्लड में डिफ्यूज़ करेगी और बाइकार्बोनेट आयन बना लेगी। ठीक है। और H+ बना लेगी टिश्यू की साइड पे। और एल्वेलाई की साइड पे देखो, यहाँ पे जब टिश्यू की साइड पे बाइकार्बोनेट आयन बना लिए उसने CO2 ने बाइंड करके, और जैसे एल्वेलाई में गई वहाँ पे CO2 का पार्शियल प्रेशर कम था, तो पार्शियल प्रेशर CO2 का जैसे ही कम हुआ तो रिएक्शन उल्टी डायरेक्शन में हो गई, है ना। मतलब बाइकार्बोनेट से CO2 और H2O बन गया, और जो CO2 है वो रिलीज़ आउट हो गई। CO2 जो कि बाइकार्बोनेट की फॉर्म में हमारे पास ट्रैप होकर रखी थी, वो टिश्यू लेवल पे जाके रिलीज़ आउट हो जाएगी। और जो 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो क्या करता है, 4 ml CO2 को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। 100 ml जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो 5 ml ऑक्सीजन को ले जा रहा था, है ना। 100 ml में 5 ml ऑक्सीजन जा रही थी, लेकिन यहाँ पे 100 ml में 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड ही जाएगी। अब रेस्पिरेशन का रेगुलेशन कैसे कैसे हो सकता है, तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, देख लेते हैं इसको।
human beings have a significant ability to maintain and moderate the respiratory rhythm to suit the demands of body tissues. हमारे पास बहुत अच्छी एबिलिटी है कि हम अपने रेस्पिरेटरी रिदम को मेंटेन कर सकें। कैसे? न्यूरल सिस्टम से। ठीक है, हम अपने रेस्पिरेशन को न्यूरल सिस्टम से कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? स्पेशल सेंटर प्रेजेंट होता है मेडुला रीजन में। कहाँ पे? मेडुला रीजन में स्पेशल सेंटर प्रेजेंट है जिसका नाम है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। और वो क्या मेंटेन करता है? इस रेगुलेशन को मेंटेन करने का काम करता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ठीक है भाई, है ना। स्पेशल सेंटर प्रेजेंट कहाँ पे है? मेडुला रीजन में। तो इस सिस्टम हमारा कहाँ था? मेडुला रीजन में प्रेजेंट है, मेनली न्यूरल सिस्टम। और दूसरा सेंटर जो पोन्स रीजन में होता है उसे न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहते हैं। वो भी हमारे रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को क्या कर सकता है? उसके फंक्शंस को मॉडरेट कर सकता है। पूछा जाए पोन्स पे कौन सा है, तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है। और आपका मेडुला में कौन सा है? मेडुला ऑब्लंगाटा में रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है। न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर, है ना, क्या करते हैं? जो न्यूरल सिग्नल इस सेंटर से आते हैं, इंस्पायरेशन के रेट को क्या करते हैं? ड्यूरेशन को कम कर देते हैं। मतलब सांस जब इनहेल कर रहे हो तो वो थोड़े टाइम के लिए इनहेल कर, जल्दी जल्दी करते हो और थोड़े थोड़े टाइम के लिए। इससे रेस्पिरेटरी रेट बढ़ी जाएगा ऑफकोर्स। तो ये होता है न्यू पोन्स की वजह से, है ना। जो पोन्स रीजन है न्यूमोटैक्सिक सेंटर की वजह से ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन को शॉर्ट कर दिया, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ गया। ये कीमोसेंसिटिव एरिया रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के पास में होता है ना। मेडुला ऑब्लंगाटा में रिदम सेंटर था, उसके पास में कीमोसेंसिटिव एरिया भी होता है जो कि CO2 और हाइड्रोजन आयन के लिए बहुत सेंसिटिव है। जैसे CO2H+ बढ़ा, वो कह देगा भाई अब रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर से भाई कुछ ऐसे चेंज लेके आओ, कुछ भी लेके आओ, ऐसी एडजस्टमेंट करो जैसे कि सब्सटेंस CO2H+ है ये बाहर एलिमिनेट आउट हो सके, है ना। अब आउटेड आर्क, कैरोटिड आर्टरी, इनमें भी आपकी क्या है? रिसेप्टर प्रेजेंट है। रिसेप्टर देखते हैं भाई CO2H+ की कंसनट्रेशन बढ़ी तो नहीं। अगर बढ़ गई होगी तो रिदम सेंटर को पूछो। आउटेड और कैरोटिड आर्टरी जो है, कैरोटिड आर्क और कैरोटिड आर्टरी कहती हैं भाई मैं यहाँ हूँ, काम कर रही हूँ अपना। मैंने क्या काम कर रही है भाई? CO2H+ बढ़ता दिखता है, वैसे ही मैं कहती हूँ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर से जा और अच्छा काम कर। ऑक्सीजन का जो रोल है ना रिदम सेंटर में बहुत इनसिग्निफिकेंट है। बहुत अच्छी लाइन है कि ऑक्सीजन का रोल रेस्पिरेशन में, मतलब रेस्पिरेटरी रिदम को मेंटेन करने में कितना है, तो बहुत इनसिग्निफिकेंट है। अस्थमा क्या है? सांस नहीं ले पाते। क्यों? ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स की स्वेलिंग हो गई। अब वीजिंग साउंड आएगी भाई, बहुत ज़रूरी है। वीजिंग से आ जाता है क्वेश्चन। ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल सूज गए हैं, वीजिंग साउंड आ रही है। अस्थमा, एम्फाइसीमा, क्रोनिक डिसऑर्डर, नॉट अ शॉर्ट टाइम डिसऑर्डर, क्रॉनिक है, बहुत खतरनाक। होता क्या है? रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज हो, मतलब डिक्रीज होता है। क्यों? स्मोकिंग करी तो हमने, सरफेस डिक्रीज हो गया। सरफेस जब डिक्रीज हो जाएगा तो वॉल एल्वेलाई की जो वॉल्स थी वो डैमेज हो गई थी, है ना। अब वो डैमेज हो गई तो उतना सरफेस प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे, जिससे कि कम जो है आपका एयर एक्सचेंज हो पाएगी। तो दैट्स अ मेजर प्रॉब्लम। अब ORD क्या है? ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। भाई उन्हें होंगी जो कि ज़्यादातर कहाँ काम करते हैं? जहाँ पत्थर वत्थर टूट रहे हैं यार, है ना, वहाँ पत्थर वगैरह है और मिट्टी वगैरह के काम में जहाँ लगे रहते हैं, बहुत डस्ट प्रोड्यूस हो रही है। तो हमारी बॉडी भाई पूरी तरह से कोशिश तो करती है यार, हमारी बॉडी में हेयर्स होते, मतलब नोस्ट्रल्स में हेयर होते हैं। कहते हैं भाई बहुत रोका मैंने डस्ट पार्टिकल, अब रोक नहीं पाते, वो अंदर लंग्स तक चले जाते। बहुत दिक्कत प्रोवाइड होती है, मतलब बहुत दिक्कत होती है। जहाँ दिनों तक अगर ये होता रहे ना तो फाइब्रोसिस हो जाता है ना, सिलिकोसिस हो जाता है, एस्बेस्टोसिस हो जाता है ना, और बहुत लंग डैमेज हो जाता है। ऐसी इंडस्ट्री में ना प्रोटेक्टिव मास्क बहुत ज़रूरी है। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। इसी चैप्टर था, ख़त्म हो गया। थैंक यू।